हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लैंगमियर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। उसी सीरीज में हमारा ये सेकंड थ्योरम टाइप है जिसको हम बोलते हैं लैंगमियर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका डेरिवेशन, इस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में हमारी assumptions क्या क्या हैं और किन केसेस में ये फेल हो जाता है, एंड द रियल वर्ल्ड केमिस्ट्री। और ये जो है ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है फॉर यूर एग्जामिनेशन। थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 + KP। और जो डिफरेंट टर्म्स इसमें यूज हुई हैं उसका सिग्निफिकेंस मैं आपको फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और ये कर्व होता है हमारा लैंगमियर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लैंगमियर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो सबसे पहले आती है एजम्पशन। अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एडसॉर्प्शन क्या होता है। एडसॉर्प्शन क्या होता है? जब कोई सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर कोई गैस या लिक्विड जब उसके ऊपर आके एड्सॉर्ब होता है, मतलब उसके सरफेस के ऊपर सरफेस के साथ इंटरेक्शन होती है, तो ये क्या होता है, हमारा एक टाइप का सरफेस फिनोमिना होता है। जो एड्सॉर्प्शन होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बल्क फिनोमिना होता है। एड्सॉर्प्शन में सिर्फ इंटरेक्शन होती है सरफेस के ऊपर। तो एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना इन विच गैस और सोल्यूट मॉलिक्यूल, कौन कौन से हैं, इन विच गैस और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स अटैच टू द सरफेस। कहाँ पे? अटैच टू द सरफेस ऑफ अ सॉलिड। अब वो जो अटैचमेंट होती है वो थ्रू फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन। जब फिजिकल फोर्सेस जैसे वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं फिजियोसॉर्प्शन। अगर हमारे पास क्या हो रही है, केमिकल इंटरेक्शन, दैट इज अ केमिकल बॉन्ड। अगर केमिकल बॉन्डिंग टाइप की कोई इंटरेक्शन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। तो लैंगमियर मॉडल जो है उसने कुछ एजम्पशन के बेसिस पे अपने मॉडल को उसने बनाया था। तो वो हमारी जो एजम्पशन है वो क्या क्या है, सबसे पहली क्या होती है कि होमोजीनियस सरफेस। जो सरफेस है, जो एड्सॉर्बेंट का जो सरफेस है, ये क्या होता है, जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट। और जो उसके ऊपर क्या करता है, एड्सॉर्ब होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट। तो सबसे पहले ये है कि जो हमारा सरफेस है वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। दूसरा क्या है कि जो इक्विवेलेंट एड्सॉर्प्शन साइट्स, जो एड्सॉर्प्शन साइट है, अब हर सरफेस क्या है, मान लीजिए आपका ये सरफेस है कोई, ठीक है, इसके ऊपर क्या होती है, एड्सॉर्प्शन साइट्स होती हैं। जैसे ये एक साइट ये हो गई, दूसरी साइट ये हो गई, तीसरी साइट ये हो गई, चौथी साइट ये हो गई। ठीक है, ये क्या है, अब यहाँ पे नहीं बनी है बट ये इनका जो साइज क्या होता है, सेम होता है। तो उसने क्या माना था कि जो सबके सब एड्सॉर्प्शन साइट्स हैं आपकी वो क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट किस फॉर्म में है, इक्विवेलेंट इन देयर साइज, इन देयर शेप एंड इन देयर ज्योमेट्री। और तीसरी जो हमारे पास एजम्पशन है वो क्या है कि मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन। मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जब एक लेयर ने क्या कर दिया है, एक लेयर एड्सॉर्ब हो गई है, तो उसके बाद ये क्या, ये जो लैंगमियर ने क्या माना था कि फर्दर एड्सॉर्प्शन नहीं होती है। मतलब जब यहाँ पे क्या है, जैसे ये कोई सरफेस है आपका, इस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो गई है, तो ये क्या बोलता है कि यहाँ पे कोई एड्सॉर्प्शन नहीं होगी, सिर्फ हमारी क्या बनेगी, मोनोलेयर बनेगी। हम आगे फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे कि जो ये जो मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन है ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होती है, ओनली एप्लीकेबल फॉर द केमिसॉर्प्शन। और जो चौथा है हमारे पास उसमें क्या है कि नो लेटरल इंटरेक्शन बिटवीन द एड्सॉर्ब स्पीसीज। मतलब क्या है कि मान लीजिए एक ये है और दूसरी साइड पे क्या गया, ये मॉलिक्यूल लग गया, तो ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये इसकी एजम्पशन है। सेम एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, अगर कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है, अब यहाँ पे जब जब भी कोई किसी सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल आके क्या करता है, एड्सॉर्ब करता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है रेजिडुअल फोर्सेस के। तो दूसरा होगा वहां पे भी कुछ ना कुछ रिलीज होगी। तो इसकी जो एजम्पशन क्या है वो क्या है कि जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब इसके केस में भी सेम रहेगी और इसके केस में भी सेम रहेगी। इसका मतलब क्या है, इन इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। और जो लास्ट और जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन है वो क्या है कि जो एड्सॉर्प्शन हो रही है, अब ये क्या मान रहा है कि यहाँ पे क्या हो रही है, एड्सॉर्प्शन भी होगी और साथ ही साथ में क्या होती है, डिसॉर्प्शन भी होती है। डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है कि एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल है वो उसके सरफेस को लूज आउट कर जाता है, मतलब वहां से निकल जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। दैट इज एड्सॉर्प्शन इज अ थर्मोकाइनेटिक फिनोमिना। मतलब क्या है, एड्सॉर्प्शन को हम थर्मोकाइनेटिक फिनोमिना क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल ने एक बार एड्सॉर्ब कर लिया उसके बाद वो एड्सॉर्ब ही रहेगा, उसके बाद उसमें क्या हो सकती है, डिसॉर्प्शन हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी, कुछ मॉलिक्यूल अटैच रहेंगे और कुछ मॉलिक्यूल क्या है, अटैच नहीं रहेंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थर्मोकाइनेटिक फिनोमेना। हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो ये है हमारे पास डेरिवेशन। डेरिवेशन किसका है, लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कोई ए गैस है जो क्या होगी, एड्सोर्बेट है, यानी कि ये क्या होगी, एड्सॉर्ब होगी। और एम क्या है हमारा, सरफेस। सरफेस के ऊपर क्या हो रही है, एड्सॉर्प्शन हो रही है। मतलब ये सरफेस है हमारे पास, मान लीजिए ये क्या है, एम सरफेस, और इसके सरफेस के ऊपर ए गैस क्या हो रही है, एड्सॉर्ब हो रही है। ठीक है। अब के ए क्या है यहाँ पे, के ए का मतलब क्या है कि रेट कांस्टेंट फॉर द एड्सॉर्प्शन। रेट कांस्टेंट फॉर एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है कि ए और एम आपस में क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए एम। लेकिन अभी हमने लास्ट एजम्पशन में क्या देखा है कि देयर एग्जिस्ट्स अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है कि जो रिवर्स प्रोसेस है वो भी होगा, तो उसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, केडी। दैट इज केडी इज द रेट कांस्टेंट कोरस्पॉन्डिंग टू द डिसॉर्प्शन। अब इसमें एक टर्म आपकी यूज होगी, एक जो कांस्टेंट हम यूज करेंगे उसको क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ दी जो अवेलेबल साइट्स हैं उनमें से कितनी ऑक्यूपाई है। मान लीजिए हम हमारे पास क्या है, 10 साइट है अवेलेबल। ठीक है, 10 साइट अवेलेबल है हमारे किसके ऊपर, एड्सोर्बेट के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे एम लिया है। अब उसमें क्या है, 10 हमारे पास क्या है, साइट्स जो है अवेलेबल है। अब उसमें से क्या हो सकता है, 4 भी ऑक्यूपाई हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो थीटा का मतलब क्या होगा, जो थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू, अगर 4 साइट हमारी ऑक्यूपाई है, मतलब क्या है कि आउट ऑफ 10 अगर 4 साइट हमारी ऑक्यूपाई है तो उसका थीटा क्या हो जाएगा, 4/10। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ द एड्सॉर्प्शन साइट ऑक्यूपाइड। ठीक है, ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय अवेलेबल, कितनी अवेलेबल है। अब हमने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रही है। इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करती है, जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है कि जो प्रेशर है गैस का, पी ए, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी साइट हमारी वैकेंट है। ठीक है ना, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट ऑफ द एड्सॉर्प्शन, दूसरा क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, और तीसरा क्या है कि कितनी साइट्स अवेलेबल है, कितनी साइट्स अवेलेबल हैं जो क्या है, एम्प्टी है। अब यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन क्या बता रही है, ये ऑक्यूपाइड साइट के बारे में बता रही है। तो इसका मतलब क्या, अनऑक्यूपाइड साइट क्या हो जाएंगी, 1 माइनस थीटा। क्योंकि जो अनऑक्यूपाइड साइट है उसी के ऊपर क्या होगी, एड्सॉर्प्शन होगी। इसके ऊपर तो क्या होगी, एड्सॉर्प्शन होगी, और इसके ऊपर क्या होगी, डिसऑर्प्शन होगी। तो जितनी ऑक्यूपाई है उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी कि वो डिसॉर्ब हो जाए, और जितनी क्या है, अनऑक्यूपाइड है, उतनी ज्यादा टेंडेंसी की होगी, एड्सॉर्ब हो जाए। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, के ए इंटू पी ए इंटू एन इंटू 1 - थीटा। और ऐसे ही हम रिवर्स रिएक्शन लेंगे, तो रिवर्स रिएक्शन में हमारा क्या है, केडी है। तो केडी इंटू एन इंटू थीटा। एन क्या लगा रहे हैं हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे, ये पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो एड्सॉर्प्शन होगी वो प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगा और अनऑक्यूपाइड साइट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन जो डिसऑर्प्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ओनली ऑक्यूपाइड साइट। क्योंकि वहां पे जो प्रेशर ऑफ गैस है उसका कोई मतलब नहीं है, आप जितना मर्जी प्रेशर कर लो गैस का, डिसऑर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ प्रेशर का इफेक्ट किस पे पड़ता है, एडसॉर्प्शन के ऊपर। अब जब इक्विलिब्रियम हो जाएगी तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। तो ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसको आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अल्टीमेटली जो हमारा रिलेशन आता है वो क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू के। और यहाँ पे जो के है, के का आपको ध्यान रखना है, के क्या है, के इज इक्वल टू के ए डिवाइड बाई के डी। दैट इज के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ डिसऑर्प्शन, यानी कि के ए बाई के डी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू के पी ए अपॉन 1 + के पी ए। अगर आप क्या कर रहे हो कि के को के ए बाई के डी के इक्वल नहीं रख रहे हो, तो उस केस में हमारा जो रिलेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कई बार ये भी यूज होता है एग्जाम के अंदर। वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, के ए पी अपॉन के ए पी प्लस के डी। अगर आपको के ए से डिवाइड करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ही। ठीक है, तो मेनली आपके दो रिलेशन है, एक क्या होगा, के ए पी अपॉन के ए पी प्लस के डी। के ए क्या है, रेट कॉन्स्टेंट फॉर दी एड्सॉर्प्शन, और के डी क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसऑर्प्शन। और या फिर दूसरा क्या है, यही ये दोनों के दो रिलेशन क्या है, सेम है, के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट क्या होता है, के ए अपॉन के डी। ठीक है, हम फर्दर मूव करते हैं। अब हम कुछ लिमिटिंग केस देखेंगे।
हमारे पास रिलेशन क्या है, आपने लास्ट स्लाइड में देखा है कि रिलेशन हमारे पास क्या है। अब हम किस में देख रहे हैं, हाई प्रेशर रीजन के अंदर। हाई प्रेशर रीजन क्या होगा, जब पी क्या हो जाएगा, वेरी हाई। वेरी हाई का मतलब क्या है कि ये फैक्टर जो डिनोमिनेटर में है, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये फैक्टर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। उस केस में हमारा ये जो थीटा है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। थीटा की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी साइड्स है वो सारी की सारी क्या हो चुकी हैं, ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। ठीक है, सारी की सारी साइड क्या हो चुकी हैं, ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। इसका मतलब क्या है कि थीटा इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर के। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि इस रेंज के अंदर, हाई प्रेशर रेंज के अंदर जो थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, और रिएक्शन की हो जाएगी जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो थीटा है वो इंडिपेंडेंट हो चुका है प्रेशर के। अब देखिए, जब सारी की सारी साइड्स क्या हो चुकी हैं, ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, उसके बाद आप क्या है, जितना भी प्रेशर अप्लाई करो, एड्सॉर्प्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जितनी अवेलेबल साइड थी वो सारी की सारी क्या हो चुकी है, ऑक्यूपाई हो चुकी है। तो थ्योरेटिकली इट मे बी इंटरप्रेटेड एज, at high pressure all surface of the adsorbent is occupied, so further increase in pressure does not change adsorption। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा क्या लेंगे हम, एट लो प्रेशर। लो प्रेशर में क्या हो जाएगा, के ए पी क्या हो जाएगा, वेरी लेस हो जाएगा इन कंपैरिजन टू के डी। तो हमारा थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, के इक्विवेलेंट इनटू पी की पावर 1। इसका मतलब क्या है कि लो प्रेशर रेंज के अंदर जो हमारा थीटा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर की फर्स्ट पावर के ऊपर, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पे फॉलो होगी। ठीक है, तो ये यहां तक हमारी क्या फॉलो हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये आपने फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर भी देखा था। तो जो फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म थी वो क्या थी, एम्पिरिकल थी, सोली बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंटल। बट जो लैंगमियर है हमारी वो क्या है, थ्योरेटिकल है। देखिए हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि इस रीजन में थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, इसलिए प्रेशर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गई है। इस केस में जो थीटा है वो पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गई है। एट लो प्रेशर ऑल द सरफेस एक्टिव साइड्स आर अवेलेबल। तो सारी की, क्योंकि लो प्रेशर होगा तो कोई भी एड्सॉर्प्शन नहीं हुई होगी, सारी की सारी साइड्स क्या होगी, वैकेंट होगी। इसका मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन होनी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एज प्रेशर इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली एड्सॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रेशर जोन। ये वाली प्रेशर कौन सी जोन होगी हमारी, ये वाली प्रेशर जोन है वो कौन सी जोन है, हाई प्रेशर जोन है। और ये वाली प्रेशर जोन कौन सी है, लो प्रेशर जोन है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी, जो इंटरमीडिएट प्रेशर जोन है। अब इसमें क्या है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा रिएक्शन का ऑर्डर है वो क्या चला चला जाता है, फ्रैक्शनल चला जाता है, मतलब बिटवीन 0 एंड 1। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, 1। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन ऑर्डर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि एड्सॉर्प्शन के साथ साथ डीसॉर्प्शन होना भी स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब हमारे पास n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 1 होगा तो सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएंगी। अब ये इस केस में आके सारी की सारी साइड क्या हो गई है, वैकेंट हो गई है। उसके बाद क्या होगा, अगर आप फर्दर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वहां पे हमारा क्या हो सकता है, डीसॉर्प्शन भी हो सकता है। क्योंकि जो सिक्स्थ एजम्पशन है हमारी लैंगमियर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की वो यही है, यही बताती है कि एडसॉर्प्शन के साथ साथ डीसॉर्प्शन भी होता है। तो ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑर्डर वाला हो जाएगा। हम फर्दर मूव कर रहे हैं तो ये इसके अंदर यही बताया गया है स्लाइड के अंदर कि इंटरमीडिएट प्रेशर जोन के अंदर क्या बिहेवियर होता है। तो आप इसको स्टडी कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या है कि वाई लैंगमियर फेल्स। अब देखिए लैंगमियर ने क्या बोला है कि मोनोलेयर बननी चाहिए। तो मोनोलेयर कब बनेगी, मोनोलेयर उसी केस में बनेगी जब आपका प्रेशर लो होगा। ठीक है, लो प्रेशर होगा तभी क्या होगी, मोनोलेयर बनेगी। क्योंकि कोई क्राउडिंग नहीं होगी। लो प्रेशर का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, दूर दूर है। मॉलिक्यूल है वो क्या क्या है, गैस के बहुत दूर दूर है, इसलिए उसका क्या है, लो प्रेशर है। उनके बीच में कोई इंटरेक्शन भी नहीं होगी। तो जो हमारी मेन कंडीशन है जहां पे लैंगमियर हमारी वैलिड होगी वो क्या होगी, लो प्रेशर। अब हम आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट उसमें कि हाई प्रेशर पे ये क्यों फेल हो जाती है। दूसरा क्या है, हाई टेम्परेचर। अल्टीमेटली क्या है, जब हाई टेम्परेचर रहेगा तो वीक लेटरल फोर्सेस होंगे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, दूर दूर है। उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी कम हो जाएगी। और जब हाई टेम्परेचर आप कर दोगे तो क्या होगा, जो मल्टी लेयर भी नहीं बन पाएगी। क्योंकि अगर मल्टी लेयर बनेगी तो उनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंटरेक्शन कम हो जाएगी और यहाँ से मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर भाग जाएंगे। तो ये क्या होगा, नो मॉलिक्यूलर, नो मल्टी लेयर फॉर्मेशन। तो सिर्फ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर जोन है जहां पे हमारी लैंगमियर क्या होती है, वैलिड होती है। क्योंकि लो प्रेशर पे मोनोलेयर बनती है, ना कोई क्राउडिंग होगी ना कोई इंटरेक्शन होगा। हाई टेम्परेचर पे वीक लेटरल फोर्सेस होंगे, मल्टी लेयर भी नहीं बन पाएगी।
अब दूसरा क्या हम देखेंगे कि हाई प्रेशर पे जो लैंगम्यूर है वो फेल क्यों हो जाती है, क्योंकि जब हाई प्रेशर करोगे तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, उनके बीच में क्या होगी, क्राउडिंग होगी। क्राउडिंग फैसिलिटेट करेगी मल्टी लेयर बन जाए। अगर मल्टी लेयर बन गई इसका मतलब लैंगम्यूर फेल होगी, क्योंकि लैंगम्यूर ने क्या माना था कि जो लेयर है वो क्या बनेगी, मोनोलेयर बनेगी, और जो डेल्टा एच है वो भी चेंज हो जाएगी। दूसरा क्या है कि लो टेम्परेचर कर दिया आपने, अगर लो टेम्परेचर करोगे तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, पास पास आ गए तो उनके बीच में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फ्यूजन ऑप्शन होगी, और मल्टीलेयर के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, और हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लस्टरिंग हो जाएगी। So this is all about the Langmuir adsorption isotherm. In this video, I have discussed about the assumption made by the Langmuir. Further, we have discussed about the derivation in low pressure zone, in high pressure zone, and intermediate zone. And lastly, we discussed about the Langmuir, where Langmuir is valid and where it breaks. If you like this video, please share this video and like this video, and share the channel, subscribe the channel. Thank you.